Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 1st May 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about Buddha Purnima. This topic is important from our syllabus GS पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। जीएस पेपर 4 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी में भी एक टॉपिक दिया हुआ है लर्निंग फ्रॉम द ग्रेट पर्सनालिटीज, तो वहाँ से भी रिलेट करके हम लोग देख सकते हैं। या फिर चैप्टर 4 भी है एथिक्स में इम्पोर्टेंट फिलोसफीज, तो उससे भी रिलेट करके हम लोग देख सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को। तो सबसे पहले करंट कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। तो इस साल 2026 में बुद्ध पूर्णिमा, जिसको हम लोग वैसाख भी कहते हैं, वो आज के दिन यानी कि 1 मई को सेलिब्रेट किया जा रहा है। आज पर थेरावाद बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, बर्थ, enlightenment and passing away of Buddha. These three important events with respect to life of Buddha happened on this day only, that is full moon day of वैसाख month. इसीलिए इसको वैसाख दिवस भी कहते हैं, बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। ये तीन महत्वपूर्ण इवेंट्स बुद्धा के जीवन से संबंधित एक ही दिन हुए हैं, ऐसा थेरावाद बुद्धिस्ट ट्रेडिशन का मानना है। इस दिन को कहा जाता है थ्राइस ब्लेस्ड डे। गौतम बुद्ध की अगर हम बात करें, उनका रियल नेम सिद्धार्थ था। ही वॉज बोर्न इन 1563 BC एट लुम्बिनी इन नेपाल। इनलाइटेनमेंट यानी कि निर्वाण की प्राप्ति हुई उनको एट बोध गया बिहार एट द एज ऑफ 35, and he delivered his first sermon at Sarnath in Uttar Pradesh. And then Buddha's death is considered as Mahaparinirvan, happened at Kushinagar in Uttar Pradesh at the age of 80. So Mahaparinirvan, Nirvan and birth, all the three events have happened on the same day, ऐसा मानना है थेरावाद बुद्धिस्ट ट्रेडिशन का। और उसी दिन को फिर सेलिब्रेट किया जाता है बुद्ध पूर्णिमा या वैसाख दिवस। साल 2018 में यूनाइटेड नेशंस ने बुद्ध पूर्णिमा को डिक्लेयर किया था एज इंटरनेशनल डे ऑफ वैसाख। सिंस देन दिस बुद्ध पूर्णिमा इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड एज इंटरनेशनल डे ऑफ वैसाख। गौतम बुद्ध के लाइफ से अगर हम इम्पोर्टेंट टीचिंग्स को देखें, जो इम्पोर्टेंट टीचिंग्स उन्होंने दी हैं, तो चार बेसिक कुछ बातें तो आपको पता ही होंगी, आपने अपने हिस्ट्री के क्लास में पढ़ा होगा कि जब उनका जन्म होने वाला था तो उनके पिताजी सुधोधन जो एक किंग थे, उनको एक ज्योतिषी ने बताया कि या तो आपके यहाँ पे आपका जो होने वाला सन है वो ग्रेटेस्ट फिलोसोफर होगा या ग्रेटेस्ट एम्पेरर होगा, दो में से एक संभावना है। बहुत बड़ा सम्राट हो सकता है या फिलोसोफर हो सकता है। तो अब वो चाहते नहीं थे कि फिलोसोफर हो, वो चाहते थे कि सम्राट बने। इस कारण से उनके पिताजी ने गौतम बुद्ध को शुरुआत से ही काफ़ी लग्जरियस लाइफ दिया। दुनिया की तकलीफ़ें अगर कोई देखेगा तभी तो फिलोसोफर बनेगा। फिलोसोफर बनने के लिए जो वर्ल्डली प्रॉब्लम्स हैं, दे एक्ट एज फॉडर मटेरियल। तो उनके पिताजी चाहते नहीं थे कि ये वर्ल्डली प्रॉब्लम्स इनकाउंटर करें गौतम बुद्ध, इसलिए उनको लग्जरियस लाइफ दिया गया। he got married also, he had a son Rahul. तो काफ़ी at the till the age of 29 गौतम बुद्ध spent a pompous and luxurious life. फिर उनको भेजा गया कि जाए अब थोड़ा सा अपने राज्य को का दौरा करके आए। धीरे धीरे सम्राट भी तो बनाना था, तो उनके राज्य को दौरा कराने के लिए भेजा गया। उनके पिताजी ने भेजा विद अ चैरिटियर, और फिर उन्होंने 4 साइन देखे गौतम बुद्ध ने, और उसके बाद से ही डिसाइडेड टू अटेन और टर्न टू एसेटिक लाइफ। ही बिकेम अ मॉन्क। उन्होंने वर्ल्डली प्लेजर्स तमाम चीज़ें गिव अप कर दी, एंड देन ही वेंट टू द जंगल्स, एंड देन ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन एंड एसेटिक लाइफ बिल्कुल बिताने लगे। पूरे दुनियादारी की चीज़ों को रिनाउंस कर दिया। लेकिन उनको फिर भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, और उनका हेल्थ पूरी तरह से ख़राब होता जा रहा था, और वो वीक फ्रेल होते जा रहे थे। फिर उस टाइम में उनको एक लेडी मिली सुजाता, जिसने उनको खीर खिलाई। ये सब कहानी आपने सुनी होगी। और फिर उसने कहा कि
वीणा की तार को इतना भी ना खींचिए कि वो टूट जाए, या इतना भी ढीला ना छोड़े कि वो आवाज ही ना निकले उससे। तो बेसिकली वहां से गौतम बुद्ध को समझ आया कि वन शुड फॉलो बैलेंस्ड अप्रोच इन लाइफ, माध्यमिक मार्ग। तो गौतम बुद्ध की टीचिंग में वन ऑफ द सेंट्रल आइडिया इज माध्यमिक मार्ग, अवॉइड एक्सट्रीम्स। ना ही वर्ल्डली प्लेजर्स में बहुत ज़्यादा जाना है, ना ही बहुत ज़्यादा एसेटिसिज्म में जाना है। ये नहीं कि बिल्कुल आप दुनियादारी से दूर हो जाएं, सेल्फ मॉर्टिफिकेशन में चले जाएं। एक बैलेंस फॉलो करें और हर चीज़ में एक बैलेंस्ड अप्रोच फॉलो करें, माध्यमिक मार्ग। उसके अलावा गौतम बुद्ध की टीचिंग में एक कोर कॉन्सेप्ट है जिसको कहा जाता है फोर नोबल ट्रूथ, चार ही सच्चाई हैं। पहला, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग। इस दुनिया के अंदर आप प्लेजर सीख नहीं कर सकते, डिराइव नहीं कर सकते। जो सो कॉल्ड वर्ल्डली प्लेजर्स हैं, दे आर ऑल्सो रूटेड इन सफरिंग। जैसे कि आपको आपको अगर कोल्ड ड्रिंक्स पीना अच्छा लगता है, तो कोल्ड ड्रिंक्स आपको तभी अच्छा लगेगा पीते हुए जब आपको पहले से प्यास लगी हो। तो प्यास फर्स्ट इज ए सफरिंग, एंड देन when you are suffering, then only cold drinks can give you worldly pleasures. तो worldly pleasures are also rooted in suffering only. And in general जो word suffering है, the world is full of suffering, जो फोर नोबल ट्रूथ में से जो पहला नोबल ट्रूथ है बुद्धा का, वो ये नहीं है कि कॉन्टिन्यूअस पेन आपको मिलता रहेगा। सफरिंग इन द सेंस कि इट गिव्स अ सेंस ऑफ हॉलोनेस। अगर आप दुनिया के बारे में, लाइफ के बारे में ठीक से सोचेंगे तो आपको अजीब सा महसूस होगा, यार क्या है, क्यों है, अल्टीमेटली इसको खत्म हो जाना है, तो वाई सो हसल, इतना टेंशन क्यों लिया जाए, मतलब क्या है, पर्पस क्या है। और यही है सफरिंग, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मीनिंगलेसनेस, पर्पसलेसनेस। और यही कारण है कि जब हम अपने साथ होते हैं, अपने आप से बातचीत करते हैं, तो हमें वो सफरिंग का एहसास होता है। उस सफरिंग की बात कर रहे हैं बुद्धा, पर्पसलेसनेस की। और यही कारण है कि आज के टाइम में हम लोग जैसे ही अकेले होते हैं, हम लोग इंस्टाग्राम वगैरह चलाने लगते हैं, बिकॉज वी टेंड टू रन अवे फ्रॉम सच सफरिंग। गौतम बुद्ध कहते हैं कि दुनियादारी में सिर्फ और सिर्फ सफरिंग है, बहुत ज्यादा दुनियादारी में नहीं फंसना है, ऐसा उन्होंने कहा। और साथ ही साथ बहुत ज्यादा एसेटिसिज्म में भी नहीं जाना है, वो उनका माध्यमिक मार्ग था। लेकिन फोर नोबल ट्रुथ में पहला ट्रुथ उन्होंने बताया कि वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग। इस दुनिया की दारी की चीजों में आप प्लेजर सीख मत करें। और इस सारे सफरिंग के पीछे, सारे दुखों के पीछे सबसे बड़ा कारण है हमारा डिजायर। अलग अलग चीज़ों की डिजायर, कि हमें ये चीज़ मिल जाए, हमें बढ़िया घर मिल जाए, बढ़िया गाड़ी मिल जाए, बढ़िया नौकरी मिल जाए, ऐसा हो जाए। हमेशा हम फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, लोभ करते रहते हैं। फिर गौतम बुद्ध की तीसरी नोबल ट्रुथ है कि सेसेशन ऑफ द सफरिंग इज पॉसिबल। इस दुख का अंत संभव है, इससे पूरी तरह से हताश नहीं होना है, संभव है इस दुख का अंत। और वो अंत हो सकता है बाय फॉलोइंग अष्टांगिक मार्ग। एट फोल्डेड पाथ उन्होंने सजेस्ट किया, राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट्स, राइट कंसंट्रेशन, राइट माइंडफुलनेस। अगर ये फॉलो किया जाए तो दुखों का अंत संभव है, और इसी दुनिया में रहते हुए हम निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। दैट निर्वाण विल बी द अल्टीमेट ब्लिस। हमें दुनियादारी के प्लेजर को नहीं सीख करना है, ब्लिस को सीख करना है। दैट विल बी अल्टीमेट ब्लिस। अष्टांगिक मार्ग को अगर फॉलो किया जाए तो दीज आर द फोर नोबल ट्रूथ, चार टीचिंग्स जो गौतम बुद्ध ने दी। जब उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की, उसके बाद उन्होंने अपने सरमन में, अपने स्पीचेस में अपने फॉलोअर्स को यही चार बात बताई कि दुनिया, वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, सेसेशन, द सफरिंग का कारण है डिजायर, सेसेशन ऑफ सफरिंग इज पॉसिबल इफ वी फॉलो अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग आपको खुद ही करना है, ये कोई और आपके लिए नहीं करेगा। सो बुद्धा ऑलवेज emphasized on self reliance and inner awareness। वो वैसे भी गौतम बुद्ध was against ट्रेडिशनल ब्राह्मणिकल कल्चर, जिसमें बहुत ज़्यादा रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस फॉलो हो रहे थे, जिसमें पूजा पाठ ये वो सब किया जाता था ताकि यजमान को पुण्य मिले और उनको स्वर्ग मिले। गौतम बुद्ध ने इन सब आइडियाज़ को पूरी तरह से रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि अगर आपको इनर पीस चाहिए, अवेयरनेस डेवलप करना है, तो उसके लिए आपको खुद ही काम करना होगा। यू हैव टू फॉलो अष्टांगिक मार्ग ऑन योर ओन। आपके बिहाफ पे कोई और काम नहीं कर सकता। इसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने मैसेज दिया था, अप दीपो भव, बी योर ओन लाइट। साथ ही साथ गौतम बुद्ध ऑल्सो आस्क्ड हिज फॉलोअर्स टू स्टे अवे फ्रॉम अननेसेसरी मेटाफिजिकल स्पेकुलेशंस। मेटाफिजिकल बातें कि क्या गॉड हैं, क्या दुनिया इटर्नल है, ऐसी चीज़ों में अननेसेसरी ना उलझें।
तो इसी कारण से कहा जाता है कि गौतम गौतम बुद्ध वॉज फंक्शनल एग्नोस्टिक। मीन्स एग्नोस्टिक इज द पर्सन हु डज नॉट इंटरवीन और थिंक अबाउट मेटाफिजिकल थिंग्स। वैसे इंसानों को कहा जाता है एग्नोस्टिक। तो गौतम बुद्ध के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है नॉन थीस्टिक या एग्नोस्टिक। मीन्स हु डज नॉट entertain metaphysical questions, who does not engage into metaphysical speculations। वो कहते थे जब उनसे उनका कोई भी फॉलोअर पूछता था कि बताएं भगवान है या नहीं, दुनिया किसने बनाई, ये सब, तो वो कहते थे कि देखो, अगर तुम्हारे शरीर में कहीं से आकर के एकाएक से कोई तीर लग जाए और उस कारण से तुम्हें दर्द हो रहा है, खून निकल रहा है, तो तुम पहले वो तीर निकालने की कोशिश करोगे, अपने दर्द को कम करने की कोशिश करोगे, ना कि अननेसेसरी क्वेश्चंस में इंगेज होगे कि अरे यार तीर किसने चलाया, क्या गजब का निशाना लगाया उसने ना, किस मेटल का बना है ये एरो, ये सब तो बातों में नहीं फंसोगे ना। वैसे ही जब तुम इस दुनिया में हो और सफर कर रहे हो तो फोकस शुड बी ऑन सेसेशन ऑफ सफरिंग रादर देन एंगेजिंग इनटू मेटाफिजिकल क्वेश्चंस कि इस दुनिया को बनाया किसने, क्या है, कैसे है। सो follow agnosticism, functional agnosticism, don't engage into unnecessary metaphysical speculations। So these are some central teachings of Buddha। अब आफ्टर डेथ ऑफ बुद्धा धीरे धीरे बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले जो लोग हैं उनके बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आने लगे एंड दैट लेड टू टू मेजर सेक्ट इन बुद्धिज्म, जिसको कहा जाता है हीनयान एंड महायान बुद्धिज्म। उसके अलावा और भी सेक्ट्स आए जैसे वज्रयान एंड नवयान बुद्धिज्म। नवयान बुद्धिज्म इज रिलेटेड विथ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो इनके बारे में कभी और हम चर्चा करेंगे। नवयान नियो बुद्धिज्म। लेकिन जो दो मेजर सेक्ट राइट आफ्टर डेथ ऑफ बुद्धा स्टार्ट हुए वो थे हीनयान एंड महायान बुद्धिज्म। हीनयान बुद्धिज्म हीनयान बुद्धिज्म ट्राइड टू फॉलो टीचिंग्स ऑफ बुद्धा इन हार्डकोर फैशन एंड हीनयान बुद्धिस्ट ट्रेडिशन वाले लोग का मानना है कि बुद्धा was a human only, an intellectual human but a human only, not a god। एंड बुद्धा ने रास्ता दिखाया है सैल्वेशन का, निर्वाण का, जिसमें आपको खुद ही मेहनत करनी है। आप खुद मेहनत करेंगे तो खुद ही आप निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। हीनयान स्मॉलर व्हीकल, देयर इज ए स्मॉलर व्हीकल दैट विल टेक यू टू द पाथ ऑफ सैल्वेशन या निर्वाण। उस व्हीकल में बस आप खुद ही बैठ करके जा सकते हैं, किसी और को अपने साथ नहीं लेकर के जा सकते। दैट इज द आइडिया ऑफ हीनयान, स्मॉलर व्हीकल वाला बुद्धिज्म। तो हीनयान बुद्धिज्म बिलीव्स इन पर्सनल सैल्वेशन, पर्सनल निर्वाण थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन। हीनयान बुद्धिस्ट के जो भी ट्रेडिशंस हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, वो पाली लैंग्वेज में है। एंड हीनयान बुद्धिस्ट ऑफ कोर्स दे विल नॉट इंगेज इनटू आइडल वर्शिप, क्योंकि दे डोंट बिलीव दैट बुद्धा वाज अ गॉड। बुद्धा वाज अ ह्यूमन, इंटेलेक्चुअल ह्यूमन, एंड दिस इज व्हाट बुद्धा हिमसेल्फ suggested। बुद्धा नेवर सेड दैट ही वाज अ गॉड, ही नेवर क्लेम टू बी अ गॉड। तो हीनयान बुद्धिस्ट जो है वो कोर आइडियाज ऑफ बुद्धा के को लेकर के आगे बढ़े। बट देन अनदर सेक्ट स्टार्टेड जिसका नाम है महायान बुद्धिज्म। महायान मतलब लार्जर व्हीकल। दे स्टार्टेड वर्शिपिंग बुद्धा एज अ गॉड। और महायान मतलब लार्जर शिप, मीन्स देर इज ए पॉसिबिलिटी दैट अ पायस सोल, अ सैक्रेड सोल कैन अर्न सो मच मेरिट बाय हिज डिवोशन एंड सेक्रीफाइस, को अपने साथ साथ बाकी लोगों को भी निर्वाण की प्राप्ति करा सके। जैसे आज भी होता है ना, हाँ, मम्मी पूजा पाठ करती है ताकि आप एग्जाम पास कर जाएं। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहा गया है? मेरिट ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट, कि मम्मी मेरिट अर्न करेगी, पुण्य करेगी ताकि आप एग्जाम पास कर पाए। तो ऐसा ही कुछ महायान बुद्धिस्ट बिलीव करते हैं। दे बिलीव कि देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ कलेक्टिव साल्वेशन, जिसमें एक कुछ लोग जो हैं जिनको नाम दिया गया है बोधिसत्वास। बोधिसत्वास महायान बुद्धिस्ट के अंदर वो लोग हैं, डेमी गॉड्स आप कह सकते हैं उनको, सेंटिएंट बीइंग्स हु आर लाइक बुद्धा। Bodhisattvas means like Buddha, या who are on the path of becoming Buddha, and they can earn merit and they can transfer merit to others so that there could be universal salvation, collective salvation to all। तो जैसा हिंदुइज्म में जनरली होता है पूजा पाठ और ये सब, वैसी ही बातें कुछ रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस जो हैं वो महायान बुद्धिज्म के साथ शुरू हुई। दे स्टार्टेड ट्रीटिंग बुद्धा एज गॉड, दे स्टार्टेड आइडल वर्शिप ऑफ बुद्धा। जो फॉर्मल सेग्रीगेशन है बुद्धा के डेथ के बाद से, तो धीरे धीरे इनफॉर्मल डिफरेंसेस आने लगे महायान और हीनयान बिलीवर्स के बीच में। लेकिन द फॉर्मल सेग्रीगेशन बिटवीन हीनयान एंड महायान
of Buddhism happened at the fourth Buddhist council that was held at Kundalwan in Kashmir in 72 AD. The fourth Buddhist council was under patronage of Kusan king Kanishk. इसके प्रेसिडेंट थे वासुमित्र और यहीं पे दो सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म हीनयान एंड महायान सेपरेट हुआ। अब देखिए, जो महायान बुद्धिस्ट हैं वो तो बुद्धा को गॉड की तरह ट्रीट करते हैं, तो उनकी आइडल वर्शिप भी करेंगे, तो उनकी अलग अलग मूर्तियां बनानी शुरू की गई और जिस मूर्ति में बुद्धा के अलग अलग रूप को रिप्रेजेंट करना शुरू किया गया, तो मूर्तियां जो बनाने का काम शुरू हुआ लॉर्ड बुद्धा को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसके अंतर्गत दो स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप हुए, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। दोनों स्कूल ऑफ आर्ट में बुद्धा की मूर्तियां बनाई जाती हैं और उनके अलग अलग मुद्राओं को रिप्रेजेंट किया जाता है। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट क्रोनोलॉजिकली थोड़ा पहले स्टार्ट हुआ, 1st सेंचुरी बीसी के आसपास। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में जो स्कल्पचर्स बनाए जाते हैं बुद्धा के, वो ग्रीको रोमन स्टाइल के होते हैं, यानी कि उसमें थोड़े से ग्रीक फीचर्स होते हैं। आप देखेंगे गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में बुद्धा का हेलेनिस्टिक फीचर्स दिखाया जाएगा। बॉडी जो है वो थोड़ी सी स्कल्प्टेड रहेगी, चिसल्ड बॉडी रहेगी, मतलब एप्स वगैरह एकदम 6 पैक एप्स वगैरह दिखेंगे। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट ग्रे ब्लू माइका किस्ट पे बनाया जाता रहा है, इस तरीके के स्टोन के ऊपर बनाया जाता रहा है, क्योंकि यही स्टोन नॉर्थ वेस्ट इंडिया में मिलते हैं, जहाँ पे गांधार स्कूल ऑफ आर्ट प्रोमिनेंट हुआ, अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला, करंट डे अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला रीजन में। फिर ईस्टर्न साइड में धीरे धीरे थोड़े बाद में गांधार स्कूल ऑफ आर्ट के पॉपुलराइज होने के लगभग 100 साल बाद से शुरू हुआ मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, 2nd सेंचुरी बीसी ऑनवर्ड। एंड वहां पे 2nd सेंचुरी एडी आप कह सकते हैं, 2nd सेंचुरी एडी, वहां पे इंडियन स्कूल, इंडियन स्टाइल आपको ज्यादा देखने को मिलेगा मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में। वहां पे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट प्रिवेल्ड इन नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, जो आज मॉडर्न डे यूपी के आसपास है। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में बुद्धा का जो फीचर होगा वो थोड़ा राउंडेड फीचर होगा, उतना बॉडी चिसल्ड नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, जहाँ के लोग जिस तरीके के होते हैं अपने भगवान को भी उसी तरीके से बनाते हैं। जैसे इंसानों ने भगवान को बनाया तो भगवान को रूप इंसान जैसा दे दिया। ऐसा फिलॉसफी की दुनिया में कहते हैं कि अगर एक बुल भगवान की कल्पना करेगा तो उसके हिसाब से भगवान विल बी अ बिगर बुल ओनली। तो जहाँ के लोग जिस तरीके के होते हैं जैसे, उस हिसाब से ही तो ग्रीक स्टाइल में नेचुरली बुद्धा विल बी मेड इन अ चिसल्ड फॉर्म इन हेलेनिस्टिक फीचर। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो मॉडर्न डे यूपी के आसपास नॉर्थ इंडिया सेंट्रल इंडिया में प्रिवेल हुआ, उसमें बुद्धा के जो फिगर्स हैं थोड़े राउंडेड तरीके से रिप्रेजेंट किए गए। एंड यहाँ पे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में जो बुद्धा के स्कल्पचर्स हैं वो स्पॉटेड सैंडस्टोन पे, जो यहाँ के स्टोन मिलते हैं उत्तर प्रदेश के आसपास, उस सैंडस्टोन पे बुद्धा को के स्कल्पचर्स बनाए जाते हैं। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट से रिलेटेड एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे सिर्फ बुद्धिज्म नहीं, जैनिज्म और हिंदुइज्म से रिलेटेड स्कल्पचर्स भी पॉपुलर हुए। हम जैसा कि मैंने आपको बताया कि बुद्धा की अलग अलग मुद्राओं को रिप्रेजेंट किया जाता है थ्रू दिस मथुरा एंड गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। तो मथुरा एंड गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में जो अलग अलग मुद्राओं को बना करके डिपिक्ट किया जाता है गौतम बुद्ध के, वो गौतम बुद्ध के जीवन के अलग अलग महत्वपूर्ण इवेंट को डिपिक्ट करने की कोशिश की जाती है। तो 4 महत्वपूर्ण मुद्राओं को दिखाने की कोशिश की जाती है थ्रू दीज स्कल्पचर्स, जिनको कहा जाता है बुद्ध रूप। तो 4 अलग अलग मुद्राएं गौतम बुद्ध के जीवन के 4 अलग अलग इवेंट्स को रिप्रेजेंट करते हुए जनरली स्कल्पचर्स के फॉर्म में बनाई जाती हैं, जिनको कहा जाता है इंपॉर्टेंट बुद्ध रूप। तो पहला बुद्ध रूप है भूमि स्पर्श मुद्रा। माना जाता है कि गौतम बुद्ध को जब निर्वाण की प्राप्ति हुई उसके बाद उन्होंने अर्थ को टच करके अपनी चैस्टिटी या अपनी प्यूरिटी का प्रूफ दिया, तो उसी मुद्रा को कहा गया है भूमि स्पर्श मुद्रा। और उस मुद्रा को रिप्रेजेंट करते हुए कई सारे स्कल्पचर्स बनाए जाते हैं इन गांधार एज वेल एज मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। दूसरा है धर्म चक्र मुद्रा। तो जब गौतम बुद्ध ने अपना पहला सरमन दिया तो जिस मुद्रा में वो बैठे थे वो इस तरीके का मुद्रा था, इसको कहा जाता धर्म चक्र मुद्रा। और उसको रिप्रेजेंट करते हुए भी कई सारे स्कल्पचर्स बनाए जाते हैं। ध्यान मुद्रा, जब गौतम बुद्ध मेडिटेशन कर रहे थे अंडर द बोधि ट्री, जहाँ पे उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई, तो जिस मुद्रा में वो बैठे थे उस मुद्रा को कहा जाता है ध्यान मुद्रा। उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण मुद्रा होता है अभय मुद्रा। ये इस तरीके से होता है जहाँ गौतम बुद्ध अपने फॉलोअर्स को इस तरीके से काम डाउन कर रहे होते हैं कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और इसी मुद्रा को कहा जाता अभय मुद्रा। अभय मुद्रा से रिलेटेड कहानी ये है कि एक बार गौतम बुद्ध को विजिट करने
उनके कजिन देवदत्त आए। ही वॉज नॉट गिवन एनी स्पेशल ट्रीटमेंट बाय गौतम बुद्ध, तो इस कारण से वो नाराज हो गए एंड ही फेड अ वाइल्ड एलिफेंट विथ सम इंटॉक्सिकेंट। एक वाइल्ड एलिफेंट को थोड़ा इंटॉक्सिकेट करके गौतम बुद्ध जहां सरमन दे रहे थे वहां छोड़ दिया देवदत्त ने, ऐसी कहानी है। तो उनके जो फॉलोअर्स हैं गौतम बुद्ध के, वो घबरा गए, इधर उधर भागने लगे। उसी वक्त गौतम बुद्ध ने अपने फॉलोअर्स को काम डाउन करने के लिए अभय मुद्रा किया था, और उसके बाद इस अभय मुद्रा के बाद उनके फॉलोअर्स काम डाउन हुए, साथ ही साथ वो एलिफेंट भी काम डाउन हो गया और आकर के गौतम बुद्ध के पाँव में आकर के बैठ गया। तो यह है अभय मुद्रा। अभय मुद्रा आपको अक्सर हिंदुइज्म से रिलेटेड अलग अलग स्कल्पचर्स में भी देखने को मिलेगा। जैसे नटराज का जो स्कल्पचर होता है हिंदुइज्म के अंदर, अर्धनारीश्वर स्कल्पचर, जो 10th सेंचुरी एडी से बहुत ज़्यादा पॉपुलर होना शुरू हुआ। तो बाय चोला किंगडम्स उन्होंने पॉपुलराइज करना शुरू किया, वहाँ पे आपको ये अभय मुद्रा बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। हुआ क्या कि बुद्धिज्म जब बहुत पॉपुलर होने लगा, धीरे धीरे हिंदुइज्म का या ब्राह्मणिकल कल्चर का डिक्लाइन हो रहा था, तो बाद में हिंदुइज्म में एक नया पॉइंट ऐड किया गया, आप कह सकते हैं, या नया एक आइडिया लाया गया कि गौतम बुद्ध इज नन अदर देन 9th अवतार ऑफ विष्णु ओनली। और इस तरीके से गौतम बुद्ध या बुद्ध के आइडियाज़ को हिंदुइज्म ने अडॉप्ट कर लिया और कहा कि ये तो गौतम बुद्ध कोई और नहीं, विष्णु के ही अवतार हैं। और इस तरीके से हिंदुइज्म और बुद्धिज्म को बाद में कन्वर्ज करने की कोशिश करी, और बुद्धिज्म के कई सारे आइडिया जो हैं आज भी हिंदू रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस में अब आ गए हैं। उसमें से एक अभय मुद्रा का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। बुद्धिज्म से रिलेटेड यूपीएससी ने बहुत प्रश्न पूछे हैं अलग अलग साल में, कभी मुद्राओं से पूछा है, कभी बोधिसत्वा के बारे में पूछा है। मैंने 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिए हैं, ये दोनों सवाल यूपीएससी ने पूछे हुए पास्ट में, आप इन दोनों सवालों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आज बुद्ध पूर्णिमा के अलावा एक और महत्वपूर्ण दिन है, इंटरनेशनल लेबर डे, जिसको हम लोग मे डे भी कहते हैं। मे डे के बारे में डिटेल में एनालिसिस कल करेंगे, उसके इतिहास को, सब कुछ को कल देखेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक of the day is about election of United Nations Secretary General. Important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. देखिए, यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं, वो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि इज द टॉप मोस्ट डिप्लोमेट ऑफ द वर्ल्ड, एंड यूनाइटेड नेशन के भी टॉप मोस्ट ऑफिसर हैं। ही इज चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ यूनाइटेड नेशन। उन्हीं की जिम्मेदारी होती है टू ओवरसी द वर्क ऑफ यूनाइटेड नेशंस, मेनली सेक्रेटेरिएट से रिलेटेड सारे फंक्शंस देखना उनकी जिम्मेदारी होती है। साथ ही साथ यूनाइटेड नेशंस के जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, ये 6 बॉडी कहे जाते हैं, 6 इंस्टीट्यूशंस मिल करके कहे जाते हैं कलेक्टिवली यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, सेक्रेटेरिएट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल इज करेंटली सस्पेंडेड। तो ये जो 5 इंस्टीट्यूशंस हैं, एक्सेप्ट ट्रस्टीशिप काउंसिल, कलेक्टिवली दे आर कंसिडर्ड एज प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। और ये अलग अलग बॉडी जो भी काम देते हैं, जो भी अपने लिए लक्ष्य तय करते हैं, उनको इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी होती है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल की। इसीलिए ही इज कंसिडर्ड एज वर्ल्ड्स चीफ डिप्लोमेट, फेस एंड वॉइस ऑफ द यूएन। साथ ही साथ अगर कोई इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट हो रहा है जो ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी को थ्रेटन कर रहा है, तो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन, उसके कंसिडरेशन में वो पूरे मामले को ले आते हैं। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सबसे महत्वपूर्ण प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस की। उसका काम है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना। तो कोई भी अगर मामला इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल उस मामले को रेज करते हैं और सिक्योरिटी काउंसिल को रेफर करते हैं। साथ ही साथ ही कैन ऑल्सो अपॉइंट पर्सनल इनवॉइस। पर्सनल इनवॉय मतलब पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव टू ओवरसी ए पर्टिकुलर मैटर ऑफ कंसर्न। जैसे करेंटली ऑन गोइंग वेस्ट एशिया कन्फ्लिक्ट के लिए यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल जो हैं एंटोनियो गुटेरेस साहब, उन्होंने एक पर्सनल इनवॉय अपॉइंट किया हुआ है। तो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के अलग अलग काम हैं, ये बात आपने समझी। अब यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल का जो टर्म होता है वो 5 साल का होता है, और 2 सक्सेसिव टर्म्स भी हो सकते हैं। तो जो करंट यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस साहब, ही इज 9th सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, और वो अपना सेकंड 5 ईयर टर्म एंजॉय कर रहे हैं। उनको पहली बार चुन करके लाया गया था 2017 में, 5 साल का टर्म उनका पूरा हुआ 2022 में। उसके बाद से अब उनका टर्म 31 दिसंबर 2026 को खत्म हो जाएगा। 2 टर्म उनके 5-5 साल के खत्म हो जाएंगे, और यही कारण है कि नेक्स्ट यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के इलेक्शन का काम शुरू हो चुका है। तो ये प्रोसेस में 4-5-6 महीने लगेगा। तो
31 दिसंबर 2026 को एंटोनियो गुटेरेस साहब का टर्म खत्म होगा। करेंटली 4 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, प्रोमिनेंट कैंडिडेट्स हैं फॉर नेक्स्ट यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल। मिशेल बैचलेट फ्रॉम चिली, द फॉर्मर president of Chile and former UN High Commissioner for Human Rights. Rebecca Greenspan from Costa Rica, former Vice President of Costa Rica and senior UN official. Rafael Grossi from Argentina and Ngozi Okonjo-Iweala. ये नाम याद रखिएगा फिल्म्स पर्सपेक्टिव से, क्योंकि नगोजी ओकोंजो इवेलिया, सी इज currently Director General of WTO and she is also a prominent candidate for next United Nations Secretary General. अब यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल इलेक्ट कैसे होते हैं? तो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के इलेक्शन में जो इस साल होने वाला है, 10th यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल को चुना जाएगा। उसके लिए जो यूएन चार्टर है, यूनाइटेड नेशन जिसकी मदद से बना है, जिस डॉक्यूमेंट की मदद से, उसको कहते हैं यूएन चार्टर। उस चार्टर में लिखा गया है कि यूएन सेक्रेटरी जनरल विल बी अपॉइंटेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं उसमें कहा गया है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल विल रिकमेंड द नेम और फिर अपॉइंटमेंट विल बी डन बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो होगा क्या एग्जैक्ट, अगर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझे तो कैंडिडेट्स को नॉमिनेट किए जाएंगे बाय द मेंबर कंट्रीज। तो जो भी मेंबर कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशंस के, वो कैंडिडेट्स को अपनी तरफ से नॉमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद उन कैंडिडेट के नेम्स के ऊपर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है विचार करेगा, डिस्कशन डिबेट करेगा और फिर एक कैंडिडेट का नाम फाइनलाइज करेगा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर कंट्रीज होते हैं, जिसमें से 5 कंट्रीज को परमानेंट रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है, जिनको हम लोग कहते हैं P5 कंट्रीज। वो हैं यूएस, चाइना, यूके, फ्रांस एंड रशिया। इस कंट्रीज हैव वीटो पावर ऑल्सो, मतलब इन्होंने अगर किसी प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया तो वो प्रपोजल कभी पास नहीं हो सकता। और ओवरऑल 15 कंट्रीज हैं, जिसमें से रिमेनिंग जो 10 कंट्रीज हैं नॉन परमानेंट कंट्रीज हैं, जिनको 2-2 साल के टर्म के लिए चुन करके भेजा जाता है। और कोई भी फैसला होता है यहाँ पे वोटिंग के बेसिस पे, और 9 वोट्स अगर फेवर में होंगे तभी जाकर के वो फैसला एक्सेप्टेड होगा। तो वोटिंग भी होनी है, साथ ही साथ इन 5 कंट्रीज के पास वीटो पावर भी है। अब ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो नाम डिसाइड करता है अल्टीमेटली कि हु शुड बी द नेक्स्ट यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल। ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल तय करेगा और फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली उस हिसाब से अपॉइंटमेंट कर देगा। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली आप एक तरीके से मान सकते हैं कि रबर स्टैंप अथॉरिटी है। मेन फैसला जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल करता है, उसमें भी P5 कंट्रीज के पास वोटिंग वीटो पावर है। एक बार जब यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी काउंसिल सेक्रेटरी जनरल कौन बनेगा अगला वो डिसाइड कर लेता, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली वोट करके फिर उसी नाम को अप्रूव करता है। लेकिन यहाँ पे वोटिंग बस फॉर्मेलिटी मात्र के लिए होती है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अल्टीमेटली उसी नाम को अपॉइंट करता है जिसको प्रपोज किया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने। तो कैंडिडेट्स आर नॉमिनेटेड, देन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एग्जामिन्स दोज नेम्स एंड देन यूएनएससी रेकमेंड वन कैंडिडेट, जिसमें P5 कंट्रीज के पास वीटो पावर है। एंड देन अल्टीमेटली जिस कैंडिडेट का नाम रिकमेंडेशन के तौर पे आए यूएनएससी की तरफ से, उसको जनरल असेंबली अप्रूव करेगा। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डज वोट, वोटिंग होती है, बट दैट इज mere formality. The name has been already decided. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड द प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडाई, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, सबसे पहले समझते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ PIL एंड लोकस स्टैंडाई, दोनों इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट। पहले लोकस स्टैंडाई पे ही चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हमारे जुडिशियल सिस्टम में या इन जनरल दुनिया के किसी भी जुडिशियल सिस्टम में एक प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है ट्रेडिशनली, जिसको नाम दिया गया है प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडाई। एज पर दिस प्रिंसिपल ओनली अ पार्टी विथ अ रियल पर्सनल एंड टैंजिबल इंटरेस्ट कैन अप्रोच द कोर्ट। मतलब अगर आप कोर्ट में जा रहे हैं किसी केस को लेकर के, तो आपको साबित करना होगा पहले कि आपका इस पर्टिकुलर मामले में क्या इंटरेस्ट है। आप अगर जाते हैं कोर्ट में, सर देखो इस आदमी ने पीट दिया दूसरे इंसान को या इस दूसरे इंसान का मर्डर कर दिया, तो आपको साबित करना होगा कि दूसरा इंसान जो है वो आपका क्या रिलेशन में है। ठीक है, ये तो एक दूसरा एक नॉर्मल एग्जांपल हो गया। मर्डर के केस में तो अगर कोई
केस ना भी करे तब भी स्टेट केस रजिस्टर करेगा, बिकॉज इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस, कॉग्निजेबल क्रिमिनल ऑफेंस, एंड कॉग्निजेबल क्रिमिनल ऑफेंसेज आर कंसिडर्ड एज ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट या सोसाइटी। तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आप गए कोर्ट में और बोले कि सर देखो, ये पर्टिकुलर आदमी ये पर्टिकुलर आदमी एक पर्टिकुलर मूवी का पायरेटेड वर्जन निकाल रहा है। अब आपको साबित करना होगा कि आप कैसे रिलेटेड हैं इस पर्टिकुलर मामले में, व्हाट इज योर स्टैंड आई इन दिस पर्टिकुलर मैटर। तो ये एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है जिसको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडाई, वेयर अ पर्सन, a litigant who is trying to file a case in the court has to prove that what is his or her position with respect to the case, what is his or her standing, how they are aggrieved with the case। तो लोकस स्टैंडाई का प्रिंसिपल जो है, वहां पे जो आदमी केस करना चाहता है कोर्ट के अंदर, उसको साबित करना होगा कि हाउ हिज और हर इंटरेस्टेड अफेक्टेड इन दिस पर्टिकुलर मैटर। तो लोकस स्टैंडाई का केस जो है वो किसी जगह पे साफ साफ लिखा नहीं है। लोकस स्टैंडाई का डॉक्ट्रिन ऐसा नहीं कि संविधान में लिखा है या कहीं और लिखा है, बट ये लोकस स्टैंडाई का प्रिंसिपल फॉलो होता है जुडिशियल सिस्टम के अंदर इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फ्रीवुलस केसेस, फर्जी केसेस, अननेसेसरी कोर्ट के ऊपर बर्डन ना बढ़े, हर आदमी कोर्ट में केस करने ना आ जाए। इसको प्रिवेंट करने के लिए लोकस स्टैंडाई का प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है कि भैया पहले तुम बताओ कि तुम क्यों केस कर रहा है, तुम्हारा क्या बिगड़ा इसमें। तो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडाई। ये अगर पर्टिकुलर इवेंट हुआ है तो इसमें तुम्हारा क्या बिगड़ा है। अब लोकस स्टैंडाई का जो प्रिंसिपल है उसको धीरे धीरे थोड़ा डाइल्यूट करना शुरू किया हमारी जुडिशियरी ने इन सर्टेन केसेस। इसकी शुरुआत आप मान सकते हैं विथ हुसैन आरा खातून केस ऑफ 1979, वेयर जुडिशियरी डिपार्टेड फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडाई एंड लिंक द कॉन्सेप्ट ऑफ and saw the entire issue in line with Article 21 right to life and liberty। और यहीं से धीरे धीरे एक नया कॉन्सेप्ट निकल करके सामने आया जिसको कहा जाता है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो PIL एक स्पेशल टाइप का लिटिगेशन है जो एक आदमी कोर्ट में केस फाइल कर सकता है थ्रू PIL, लिटिगेशन फाइल कर सकता है इन PIL, जहां पे उसको ये साबित नहीं करना है कि वो उस मैटर में कैसे डायरेक्टली रिलेटेड है, बस उसको ये साबित करना है कि दिस मैटर इज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। तो ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है ना, लोकस स्टैंडाई एंड PIL, ये इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। लोकस स्टैंडाई का कॉन्सेप्ट जब ट्रेडिशनली फॉलो किया जाता रहा था तो लिटिगेंट को यानी कि कोर्ट में केस करने वाले को साबित करना होता था कि व्हाट इज हिज पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू द केस। जुडिशियरी ने धीरे धीरे लोकस स्टैंडाई के प्रिंसिपल को पूरा रिलैक्स करना शुरू किया और उसमें एक मेन जो इम्पॉर्टेंट केस है वो है हुसैन आरा खातून केस ऑफ 1979। और उसके बाद जब लोकस स्टैंडाई का प्रिंसिपल रिलैक्स होना शुरू हुआ तो एक नया कॉन्सेप्ट निकल करके आया जिसका नाम है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसके अंतर्गत एक लिटिगेंट केस फाइल कर सकता है। उसको ये नहीं साबित करना है कि हाउ हिज इंटरेस्ट इज बीइंग अफेक्टेड, उसको बस ये साबित करना है कि दिस मैटर इज ऑफ कॉमन पब्लिक इंटरेस्ट, आम जनता के हित में है, जनहित में। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि ये आदमी कोर्ट में केस करता है जिसमें वो इशू लेकर के आता है कि एक पर्टिकुलर वुमेन के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, एक पर्टिकुलर वुमन के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, उसका पति उसको रोज पीटता है, मेरी ये पड़ोसन है, उसका पति उसको रोज पीटता है। अब उस केस में उसको ये नहीं साबित करना है कि इसको क्या प्रॉब्लम है उससे, इसको बस ये साबित करना है कि एक वुमेन के अगेंस्ट इनजस्टिस हो रहा है और ये मामला सिर्फ एक वुमन का नहीं है, ये मामला है डोमेस्टिक वायलेंस का जो एक सोशल इविल है और जुडिशियरी इस मैटर में कुछ फैसले सुनाए ताकि इस सोशल इविल से डील किया जा सके। तो लोकस स्टैंडाई के कॉन्सेप्ट को रिलैक्स करते ही एक नया तरीके का लिटिगेशन इंडियन जुडिशियल सिस्टम में फाइल होना शुरू हुआ सिंस अर्ली 1980, जिसको नाम दिया गया है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जनहित में लिटिगेशन आप फाइल कर सकते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन धीरे धीरे जुडिशियरी ने एक्सेप्ट करना शुरू किया इन ऑर्डर टू इंश्योर जस्टिस फॉर पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड, in order to ensure justice for those people who are unable to approach court directly। जैसे इस पर्टिकुलर केस में
इस आदमी को ये बोलना होगा कि ये वुमन खुद कोर्ट अप्रोच नहीं कर पा रही है, दैट इज वाई उसके बिहाफ पे मैं ये लिटिगेशन फाइल कर रहा हूँ, और साथ ही साथ ये मामला सिर्फ एक औरत का नहीं है, ये मामला पूरे समाज का है। और इस तरीके से विद रिलैक्सेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडाई विच वाज ट्रेडिशनली बीइंग फॉलोड इन इंडियन जुडिशियल सिस्टम, अ न्यू टाइप ऑफ लिटिगेशन स्टार्टेड टू राइज इन इंडियन जुडिशियरी, जिसका नाम है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के कई सारे फायदे हुए हैं। पॉजिटिव्स अगर देखे जाए तो वल्नरेबल एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैव गॉट जस्टिस, जो खुद कोर्ट नहीं अप्रोच कर पा रहे थे, उनकी आवाज अब बाकी सोशल एक्टिविस्ट उठाते हैं। साथ ही साथ सोशल एक्टिविस्ट ऐसे ऐसे मुद्दे को उठाते हैं, इन्वायरमेंट रिलेटेड, कहीं कोई डैम बन रहा है, कहीं कोई माउंटेन्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, जैसे वेस्टर्न घाट के कंजर्वेशन के लिए कई सारे पीआईएल फाइल किए गए। तो इस तरीके से सोशल एक्टिविस्ट के पास अब एक एवेन्यू है फॉर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एज वेल एज डूइंग सोशल इंश्योरिंग सोशल जस्टिस। अगर SC/ST कम्युनिटी के अगेंस्ट कोई एट्रोसिटीज हो रही है तो पीआईएल फाइल किया जा सकता है। तो दैट हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग फंडामेंटल राइट। साथ ही साथ गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी आंसरेबिलिटी भी बढ़ी है एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ऐसा कहा जा सकता है, बिकॉज ऑफ पीआईएल। समाज धीरे धीरे पॉजिटिव तरीके से परिवर्तन हो रहा है उसमें, क्योंकि नाउ सरकार की भी आंसरेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी बढ़ी है, क्योंकि उनको डर लगता है कि कहीं कोई पीआईएल फाइल कर देगा तो फिर जुडिशरी में हमें जवाब देना पड़ेगा। बट पीआईएल से रिलेटेड कई नई प्रॉब्लम्स भी सामने निकल करके आ रही हैं। पहला प्रॉब्लम सामने आ रहा है दैट कोर्ट्स हैव बिकम मोर इंटरवेंशनिस्ट। कई सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि पीआईएल के कारण नाउ कोर्ट जो है दे आर इंक्रोचिंग इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज या लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज ऑफ द टू अदर विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, लीडिंग टू द प्रिंसिपल या प्रॉब्लम्स ऑफ जुडिशियल ओवररीच। तो 2-3 दिनों पहले मैंने आपको बताया था द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म विच इज अ पॉजिटिव understanding about proactive judiciary and judicial overreach which is a negative view about proactive judiciary। तो कई सारे लोगों का मानना है कि PIL has provided avenue for judicial overreach। साथ ही साथ misuse of PIL भी होता है। कई सारे लोग तो इसलिए बस PIL फाइल कर देते हैं ताकि उनको पॉपुलैरिटी मिल जाए। यही दिखाया था इस फिल्म जॉली LLB में कि बस शुरुआत में तो जॉली ने तो, अगर आपने वो मूवी देखी हो, बस इसलिए PIL फाइल किया था कि PIL फाइल कर दूंगा एक बड़े वकील के सामने तो मैं भी पॉपुलर हो जाऊंगा। तो इसी कारण से नर्मदा बचाओ आंदोलन में जस्टिस BN कृपाल साहब ने कहा था कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन शुड नॉट बी अलाउड टू बिकम पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिसिटी के चक्कर में PIL मत फाइल किया करो। जुडिशियल पॉपुलिज्म का ही मामला सामने आ रहा है। जुडिशरी जो है PIL के मामले ज्यादा लेना चाहती है। इससे होता क्या है कि PIL का मामला है मतलब आम जनता के हित का मामला है। इस तरह के मामले को जब जुडिशरी ज्यादा एंटरटेन करती है तो कॉमन पब्लिक जो है उसको ज्यादा फॉलो करती है। तो ऐसे जजेस की पॉपुलैरिटी बढ़ती है, जुडिशरी की पॉपुलैरिटी बढ़ती है जो PIL के मामले लेता है। तो जुडिशियल पॉपुलिज्म बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ PIL, और उस चक्कर में जो बहुत सारे जेन्युइन केसेस हैं वो नेग्लेक्ट हो रहे हैं और जुडिशरी के ऊपर अननेसेसरी बर्डन बढ़ रहा है। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो PIL के कारण इमर्ज हो करके आ रहे हैं। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है और इस तरीके का मेंस में आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि PIL हैज ट्रांसफॉर्म्ड इंडियन जुडिशरी फ्रॉम पैसिव एडजुडिकेटर टू एक्टिव प्रोटेक्टर, बट उसके कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, इसके लिए क्रिटिकली एनालाइज। तो जो हमने डिस्कशन किया उसके बेसिस पे आप आराम से ये आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट मिशन सक्षम। प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है सीधा सीधा, छोटा सा पॉइंट है, याद रखिए। RBI गवर्नर ने लॉन्च किया है मिशन सक्षम, जिसके अंतर्गत अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी। उनके जो बोर्ड मेंबर्स वगैरह हैं, सीनियर मैनेजमेंट है, उनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, यू मे अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही थे। प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एक्ट से रिलेटेड दूसरा स्टेटमेंट गलत है। दिस एक्ट डज नॉट बैन यूज ऑफ कन्वेंशनल टोबैको सिगरेट्स, बट पहला स्टेटमेंट सही है। वर्ल्ड किचन, मेकॉन्ग रिवर, विक्रम VT1 आर्मर्ड व्हीकल। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।